अगर हम आपको फी पे करते हैं तो क्या हमारा वीज़ा कंफर्म लगेगा? ऑफिस है वो नहीं आ पाते और वो इस्लामाबाद या फिर कराची या फिर जो है लाहौर बैठे होते हैं, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इसको आप किस तरह एड्रेस करें? वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंटली बैन हो गए वीज़ा लगवाने से, या उनको दोबारा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्लाइंट्स की तरफ से वो ये होता है कि पेमेंट प्रोसीजर आपका क्या होता है? क्या आप एडवांस में फी लेते हैं या आप आफ्टर सर्विस फी लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सादत हसनैन, आप देख रहे हैं इनॉक कंसल्टेंसी। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये पॉडकास्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि कुछ क्लाइंट्स हमारे थे जो कि न्यू क्लाइंट्स भी थे और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी थे, उनकी ऐसे क्वेश्चन के आंसर किए जाएँ जो या तो वो शाइनेस की वजह से पूछ नहीं पाते या फिर हेजिटेट करते हैं वो क्वेश्चन के आंसर पूछने में। तो हम चलते हैं सैयद फराज हसनैन की तरफ, जो कि हमारे सीनियर वीज़ा कंसल्टेंट हैं इनॉक कंसल्टेंसी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें यार, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएँ। तो पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर क्लाइंट्स की तरफ से आया था वो ये था कि अगर हम आपको फ़ी पे करते हैं तो क्या हमारा वीज़ा कंफर्म लगेगा, 100% लगेगा? अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है ये बहुत अच्छा है, और ये अक्सर मेरे से भी काफ़ी क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई अगर हम आपको फ़ी पे करें तो आप हमें, कुछ क्लाइंट्स हैं वीज़ा दें ही दें। तो देखें, ऐसा नहीं होता कि क्योंकि हम एक एज अ कंसल्टेंट हैं, हम एमएससी नहीं है। हमें पता होता है कि जो केस, किस तरह केस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और किस तरह केस एम्बेसी में स्ट्रॉन्ग केस सबमिट किया जाता है। कई लोगों की वीक प्रोफाइल होती है, हम उन्हें बताते हैं कि वीक प्रोफाइल है, इस तरह करके स्ट्रॉन्ग करें और प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं करते। ठीक है, ठीक है। प्रोसीजर मिस्टेक, अब काफ़ी क्लाइंट्स, हमने खुद ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिन्होंने खुद बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे वीज़ा प्रोसेस किया। जैसे एक क्लाइंट हमारे यूके के नेशनल थे और उनकी वालदा यहाँ पे थी पाकिस्तान में, और उन्होंने वीज़ा प्रोसेस किया 2 टाइम्स और दोनों दफ़ा रिजेक्ट हुआ। अब स्पॉन्सर वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। स्पॉन्सर वीज़ा वो वीज़ा होता है जो रिजेक्ट नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं उनके रिजेक्ट होने के, वरना वो रिजेक्ट नहीं होता। मोस्टली सक्सेस ही उन पे आती है, जो आपको वहाँ से इन्विटेशन आ जाए या वहाँ से स्पॉन्सर आ जाए, सबसे ज़्यादा सक्सेस उन्हीं में आती है। अब उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे और केस ऐसे परसू किया एम्बेसी के सामने जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो जो आपका क्वेश्चन है कि आप हमने 100% देंगे ही देंगे वीज़ा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम एम्बेसी नहीं है ना, हमारे पास एम्बेसी की स्टैंप है जो हम उठाएँ, ठप्पा लगाएं और आपको दे दें। नहीं, हमारा जो सीन होता है वो ये होता है कि हम एज अ प्रोफेशनल वे में एम्बेसी को पोर्ट्रे करते हैं आपका केस बिना मिस्टेक के। जो आप छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं या ऐसी कुछ बड़ी मिस्टेक भी कर जाते हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है, अच्छा, तो वो हमारा काम इसका है। मतलब है कि आप जो हमसे फ़ी ले रहे होते हैं वो वीज़ा लगाने की फ़ी नहीं रहे होते? नहीं, वो वीज़ा 100% लगाने की फ़ी नहीं ले रहे थे, लेकिन हम आपकी प्रोफाइल को देख के और आपकी प्रोफाइल में एडवाइजेस करके आप इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकें, उस चीज़ की फ़ीस ले होते, प्रोसेसिंग फ़ीस ले होते। तो आप प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे होते हैं? बिल्कुल, हम प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएँ या किसी भी बंदे की एक जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं। अब कभी-कभी आपको जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता है वो उस तरह उनकी एफिकेसी नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। आप ये थोड़ी कहते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे 100% ठीक करके ही देना है, क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ एक उसका हुनर होता है कि वो मेडिसिन लिख के देता है और आपका इलाज होता है, बाकी से सेहतयाबी तो अल्लाह ताला ने आपको देनी है। इसी तरह हमारे पास भी यही सीन होता है कि हमारे पास एक जो स्किल है वो यही है कि हमने किस तरह वीज़े को मैक्सिमम करना है कि आपका मैक्सिमम चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। और अगर आपकी प्रोफाइल 50% है तो हमारा काम ये होता है कि उसको 90 to 95% लेके जाया जाए या 98% लेके जाया जाए कि आपका वीज़ा ग्रांट हो। 100% श्योरिटी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता कि चीज़ होगी ही होगी, क्योंकि ना ये हमारे हाथ में है। ये टोटल जो वीज़ा स्टैंपिंग है वो एम्बेसी के हाथ में होती है, एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना होता है, हमने आपको वीज़ा नहीं देना। हमने क्या करना होता है, हमने आपकी प्रोफाइल मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग करनी थी कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो फिर एम्बेसी किस बात के पैसे चार्ज कर रही होती है अगर प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं तो? एम्बेसी अपनी एम्बेसी फीस चार्ज करती है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, अप्लाई करने का तो हम फीस लेंगे। ये ना हो कि हर बंदा अप्लाई करने लग जाए। अच्छा। तो इसलिए होता है कि हम आपसे बस, उन्होंने वैसे ही रखी होती है, एम्बेसी भी प्रोसेसिंग चार्जेस देती है अपनी प्रोसेसिंग चार्जेस ले और रही होती आप है। भी प्रोसेसिंग चार्जेस देते बिल्कुल, हैं?
बिल्कुल। ओके ओके, तो इसका मतलब है कि जो हम आपको पे कर रहे होते हैं वो उस डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के हैं जो कि आप एम्बेसी को सबमिट जो करते कि हैं, जिस पर वो प्रोसीजर करती है, अपने प्रोसीजर अप्लाई करती है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के भी है और दूसरा केस प्रिपरेशन के है ना। देखें एक एम्बेसी में आप ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिए और एम्बेसी में दे दिए, वो अगर इसी तरह वीज़ा लगने होते हैं वो तो फिर हर बंदा अपना खुद ही कर रहा होता है, जो कि लोग कर सकते हैं खुद। फिर तो हर बंदा अपलोड करता अपना सिंपल डॉक्यूमेंट और एम्बेसी वीज़ा दे देती है, लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं होता कि आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड किए और वीज़ा लग गया। नहीं, केस बनता है। ये इट्स नॉट है कि आपने फाइल सबमिट की और वीज़ा अप्रूवल के लिए चले गए। नहीं, आपने केस प्रिपरेशन करनी होती है, आपका केस बनता है, चीज़ों का लिंक किया जाता है, चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है एम्बेसी के पास जाके, मतलब प्रेजेंट करके डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। हमारा काम होता है हर चीज़ को प्रेजेंट करना और जस्टिफाई करना, ताकि वो आपकी मैक्सिमम रेशो चली जाए वीज़ा ग्रांट होने की। ये हमारी, इसलिए हम चार्जेस देते हैं कि हम आपके केस को स्ट्रॉन्ग करके पोर्ट्रे करें। अब उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में हमने वीज़ा बनाया और फ़ौरन जो आपका अपलोड करिए। नहीं, उसमें टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद केस बनता है, केस बनने के बाद फिर आपकी अपलोड बनने का केस होता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कीजिए एम्बेसी को और प्रोसेसिंग कीजिए। ओके, इसका मतलब है कि जो हम आपको फ़ी पे कर रहे होते हैं वो इसी तरह केस बनाने की फ़ी कर रहे होते हैं जैसे एक लॉयर को बंदा फ़ी पे करता है तो उसका केस बनाता है। बिल्कुल, वो बाकी केस जुडिशरी का काम है। बाकी देखें, बिल्कुल आपने अच्छी एग्जांपल दी कि एक लॉयर, अब लॉयर का काम तो नहीं होता कि आपको इंसाफ लेके ही दे 100%। उसका काम होता है कि उसे पता होता है कि यार यहाँ पे और इस क्लॉज में अगर मैं उनको बताऊँ तो यहाँ से आपको आप केस विन कर सकते हैं, ठीक है। अब 100% लॉयर भी नहीं दे सकता, इन केस जज उनके अगेंस्ट फैसला दे दे, तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो आपसे फी ना ले, क्योंकि उसने आपको टाइम दिया, सब कुछ दिया, आपके लिए मेहनत की, एफर्ट की कि आप मैक्स आप जीते ही जीते। कोई भी बंदा या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी लॉयर ये तो नहीं चाहेगा कि वो हारे, केस हारे, या हम ये तो नहीं चाहेंगे कि केस रिजेक्ट हो। हमारे तो मैक्सिमम यही होती है कोशिश कि हर बंदे का केस एक्सेप्ट हो, ठीक है। कई सिनेरियोज में मेरे पास केस ऐसे हुए हैं, हमारे भी एक रिजेक्ट हुए हैं केसेस। ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिजेक्ट हुए, उसमें उनकी बैंक स्टेटमेंट भी ज़बरदस्त थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, कंपनी के डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ था, लेकिन उन्हें एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो केस था कि हम सेटिस्फाई नहीं, वापस नहीं आएंगे। देखिए उनकी सब कुछ प्रॉपर्टीज, उनके फैमिली को सारा केस बना के मैं दिया। अब उसके ज़्यादा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कि वो अब एम्बेसी नहीं देना चाह रही था। तो वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आपकी तरफ से गलती हो या फिर हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना कर सके, समटाइम एम्बेसी भी नहीं देना चाह रही थी। एम्बेसी भी समटाइम ये होता है कि एम्बेसी के सिनेरियो ये होते हैं कि वो वीज़ा ही नहीं देना चाह रही होती, ठीक है। और फिर अब वो वीज़ा नहीं देना चाहती, वो स्टैम्प नहीं देना चाहती, फिर आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग केस हो वो रिजेक्ट कर देते, चाहे स्पॉन्सरशिप क्यों ना हो। अब ये इस पे एक और क्वेश्चन होता है कि यार हमें कब पता चलेगा कि एम्बेसी वीज़ा देना नहीं चाहती, क्लाइंट को नहीं देना चाहती। ये पता करना ज़रा बिट डिफिकल्ट है कि एम्बेसी कब वीज़ा नहीं देना चाहती। मतलब ये तो फिर अंदर ये की तो यही है इंफॉर्मेशन कि है। हाँ के अंदर की हो। तो अब कुछ एम्बेसी तो है ही नहीं कंट्रीज़ की यहाँ पे, जैसे कि यूके की एम्बेसी यहाँ पे नहीं है, और कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप की जिनकी नहीं है, आपको दुबई से करना पड़ता है। और सॉरी यूके की मैं कह रहा हूँ, कनाडा की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, वीज़ा प्रोसेसिंग अबू धाबी से होके आता है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हमें कोई वहाँ से बंदा निकाले और वो बताए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब जो क्लाइंट है वो जैसे कि अगर मैं क्लाइंट हूँ, अगर मैं आपको फ़ी पे करता हूँ, आपकी कंसल्टेंसी फ़ी, और जैसे कि आपकी जो भी कंसल्टेंसी फ़ी होती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि यार मैं इनसिक्योर हूँ इस बारे में कि यार मैं फ़ी पे कर रहा हूँ, मेरा लगे ना लगे। तो ये मिसकंसेप्शन फिर इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे इस चीज़ को? देखें हमारी जो अगर कोई फ़ी पे कर रहा था ना, वो हमारी प्रोसेसिंग कर रहा था, वो हमारी केस प्रिपरेशन की कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है। हमारी को बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉमिनल फ़ी होती है जो हम लेते हैं, और वो केस प्रिपरेशन की तरफ है सर कि आप लोगों का ये एक प्रोफेशन है, क्योंकि आप लोगों का प्रोफेशन है, आप लोग मिस्टेक्स नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपना केस नहीं पोर्ट्रे कर सकता जो आप लोग कर सकते हैं, केस बनाना, करना, पोर्ट्रे करना और सबमिशन करना। तो वो हमें इस चीज़ की फ़ी पे कर रहा था, ना कि 100% वीज़ा श्योरिटी की। ठीक है कि 100% वीज़ा आएगा ही आएगा तब होगा, नहीं, ऐसा सीन नहीं होता, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 100% कोई भी कंसल्टेंट आपको श्योरिटी दे कि वीज़ा आएगा ही आएगा। ज़ाहिर है ऐसा क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपका वीज़ा काम हमारे है। हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम आपका केस 100% रेडी करके और फिर सबमिट करें। उसमें तो हम आपके साथ मतलब कोई भी लीनियंस नहीं होती, मतलब उसमें एक्यूरेट होती है हर चीज़, 100% डिलीवरिंग होती है उसमें, ठीक ठीक है। फिर आगे जो होता है वो एम्बेसी की वर्किंग स्टार्ट होती है।
तो नाज़रीन, जैसे कि हमने क्वेश्चंस किए, जितना हो सका पॉसिबल कि हम ह्यूमनली क्वेश्चन करें। और ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि वो समझते हैं कि हम कंसल्टेंट को अगर फ़ी पे कर रहे हैं तो वो शायद वीज़ा लगाने की फ़ी पे कर रहे हैं। वीज़ा लगाने की फ़ी पे नहीं हो रही होती, ये उनके केस प्रिपरेशन की फ़ी होती है। जैसे कि लॉयर अपना केस प्रिपेयर करता है, अब फैसला जज ने देना होता है, इसी तरह फैसला एम्बेसी ने देना होता है। तो जितना अच्छा आपका कंसल्टेंट होता है उतना बेस्ट आपका जो है वो केस प्रिपेयर होता है, और उतने ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका जो है वो वीज़ा लग जाए। ऐसे ही है? बिल्कुल। ओके। इसमें जो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत सारे हमारे जो है ना वो क्लाइंट्स आए थे। कुछ जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, जो यूके में बैठे हैं उन्हें कनाडा का वीज़ा चाहिए, और जो कनाडा बैठे हैं उन्हें स्पेन या यूरोप का वीज़ा चाहिए। कुछ पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं जो कि हमारा जैसे कि रावलपिंडी में ऑफिस है, वो नहीं आ पाते, और वो इस्लामाबाद या फिर कराची या फिर जो है लाहौर बैठे होते हैं, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इसको आप किस तरह एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, देखें हमारे पास ये इश्यूज आते हैं बिल्कुल कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो लाहौर होते हैं या कराची होते हैं, उन्होंने हमसे मीटिंग नहीं की होती, ना हमें कभी इस तरह देखा होता है फेस टू फेस। तो फिर वो कहते हैं कि देखें अब मैंने आपसे मीटिंग नहीं की, आपके ऑफिस में आया, तो आप कैसे मैं आपका प्रोसेस मतलब कैसे ट्रस्ट करूँ मैं आपसे, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान में ये एजेंट्स हैं और वो उसके नाम पे स्कैम बहुत होता है। या आप मतलब मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं जिनमें उन्होंने एयरसेल्फ ऑफिस में ही बायोमेट्रिक सिस्टम रखा हुआ था, और ऑफिस से ही बस वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दे रहे थे, ना उनका वीज़ा प्रोसेस हुआ कभी, ना कुछ हुआ। तो उस वजह से क्लाइंट का आता है ट्रस्ट लेवल कि अब मैं आप पे कैसे करूँ ट्रस्ट। वो हम पे इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास तो पहली बात है एक ऑफिस है, हम ऑफिस में बैठ कर वर्किंग करते हैं, ना कि हम सोशल मीडिया पर बैठ कर वर्किंग कर रहे हैं सिर्फ कि हमारा आप मुझे पेमेंट करें मैं ऑनलाइन सब कुछ करूँगा। नहीं, हमने एक प्रॉपर ऑफिस है। ऑफिस अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। देखिए किसी बंदे ने भी आपके साथ स्कैम करना हो, वो कभी भी आपको फेस अपना नहीं दिखाता, ठीक है? ट्रेसेबल होता है। हमने सोशल मीडिया की हमारी प्रेजेंस ही इसलिए है कि लोग हमें देख लें और ट्रस्ट एक फैक्टर डेवलप हो जाए कि ये एक प्रोसेस साहब है और ये हम वीज़ा कंसल्टेंट है और वीज़ा प्रोसेस करते हैं, ठीक है? ये सब कुछ इसलिए होता है, जो हमारी टिकटॉक है, हमारी फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारी यूट्यूब पे प्रेजेंस है, इसीलिए है कि लोग हमें देख लें। लेकिन जिस बंदे ने अपना फेस दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, वो उसके फेस दिखाने दिया है, उसके बाद ऑफिस शो कर दिया है, ऑफिस एड्रेस दिखा दिया, तो उसके बाद स्कैम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, फिर स्कैम पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर हमारा फेस ना होता तब हमारे लोगों के लिए स्कैम करना आसान होता है। जब हम एक बार फेस शो कर दें फिर कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखिए इसमें जो है ना एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे कि हमारा एक लाहौर का क्लाइंट था, उसने कहा था कि यार अगर आप पैसे लेके भाग भी जाते हो तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, अगर आप यहाँ से ऑफिस भी छोड़ जाते हो तो फिर। देखिए हमारी कोई फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है? अगर आपने स्कैम भी करना है तो स्कैम तो एटलीस्ट इतना में तो करें ना कि आपका कुछ बन सके, अगले 50-60 साल तक तो आपका कुछ बन सके, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही उनकी लाइफ कट जाए। तो हमारी कोई इतनी फीस नहीं होती जिसकी वजह से हम कोई स्कैम करके निकल जाएंगे। हम एज अ प्रोफेशनल है, ठीक है? प्रोफेशनल है और हम आए भी हैं, एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम डिलीवर करने बैठे हैं, ठीक है? एक बंदे की फीस लेके हमें किधर भी मतलब चले जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम प्रोफेशनल है, डिलीवर करने आए हैं, डिलीवर करते हैं हम चीज़ों, ठीक होगा, ठीक है? अपनी सर्विस देने आए हैं लोगों को, ठीक है? बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट जो क्वेश्चन हमसे हुआ था वो मैंने उनसे किया। आई होप कि इस क्वेश्चन ने आप इनके आंसर ने आपको सेटिस्फाई किया होगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि तकरीबन मैक्सिमम क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है क्लाइंट्स की तरफ से वो ये होता है कि पेमेंट प्रोसीजर आपका क्या होता है? क्या आप एडवांस में फ़ी लेते हैं या आप आफ्टर सर्विस फ़ी लेते हैं? देखें फीसिस आप कुछ भी किसी की भी सर्विस या प्रोडक्ट जब किसी से लेते हैं, बाय करते हैं, तो उसकी एडवांस नहीं होती है। आपको जाहिर सी बात, आप पेमेंट करेंगे तो ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, आप पेमेंट करेंगे तभी आप सर्विस भी लेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप सर्विस के बाद ले रहे हैं, पे कर रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टोटल ये एडवांस होती है आफ्टर सर्विस में। बिल्कुल ठीक है, आप बाय करेंगे तभी हम सर्विस देंगे ना, वैसे तो हम दे ही नहीं सकते सर्विस। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बना सकते जिसमें नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलें, ठीक होगा।
जैसे कि आपका जो है ना वो हमारे पेमेंट प्रोसीजर का भी जो है वो क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। आई होप कि इसने आपको सेटिस्फाई कर दिया हो। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का। वो ये है कि डन बेस वाला सिनेरियो क्या होता है? डन बेस का कोई सिनेरियो नहीं होता कि आप को डन बेस पे वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। देखिए तो हम जो इतना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि डन बेस्ड वर्किंग, डन बेस्ड वर्क वीज़ा, डन बेस ये, तो उसका मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एम्बेसडर की स्टैम्प तो उनके पास नहीं होती, तो फिर ये वो डन बेस कैसे कर देते हैं? ओके, डन बेस का सिनेरियो देखें वो इस तरह नहीं होता, बस वो वही बात है कि कि वो आपसे जो फीस लेते हैं वो आप बिफोर वीज़ा लेते हैं, ठीक है। अब हम जो फी लेते हैं वो नॉमिनल फीस लेते हैं, और उसी फीस में आपको वीज़ा ग्रांट होता है। तो देखिए आपको बहुत ही एक मुनासिब सी अमाउंट में आपको वीज़ा मिल जाता है। वो ये करते हैं कि वो ठीक है, वो एक गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। वैसे ऐसा कोई भी सीन नहीं होता कि आपको 100% श्योरिटी मिले ही मिले। मींस के डन बेस सिनेरियो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ ये नहीं है। खुद साख्ता एक जो है खुद ना, साख्ता बनाया, बस वो ये अच्छा, कहते हैं। अब देखें 5, 15, 20 लाख के वो वीज़े बेच रहे होते हैं, ठीक है, 10 लाख ठीक है। के, जो कि एक अकल भी नहीं मानती यार, आप 10 लाख रुपए के आप वीज़े बेच रहे हो, कैसे? मतलब वो इस वजह से वो इस तरह मतलब आपसे ले रहे होते हैं कि वीज़ा आएगा तो आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख देंगे। 40 लाख का मतलब सिनेरियो नहीं बनता। 20-25 के उठाए के इसको एक का तो लग ही जाना एक का लग गया, ठीक है, तो चलो 2-4 का एक शायद से लग ही निकल जाए। आया। हाँ तो डन केस का तो सीन सिनेरियो नहीं होता। देखें वीज़ा रिजेक्शन वहाँ पे भी हो जाती है, वो सिर्फ केस आपका आप पोर्ट्रे करके तुक्का मारते हैं, ठीक है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई एक से तो सारे के पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब देखें आप खुद सोचें कि 50 लाख रुपया या 25 लाख या 30 लाख रुपया देना, मतलब एक वीज़े के लिए, वो भी 6 मंथ के लिए, मतलब ये तो अकल ही नहीं, वैल्यू टू मनी नहीं, मनी नहीं है, ठीक है, कि आप एक 30 लाख रुपया दे रहे हैं सिर्फ वीज़े के लिए, जबकि वो 6 मंथ का है। मींस के डन बेस वाली सब आप चीज वैसे ही अपने प्रोफाइल पे वीज़ा अप्लाई करें तो आपको 100 मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। विजिट वीजा ना, ऑब्वियस सी बात है, हमारे से कंसल्टेंसी लें, अपनी प्रोफाइल अच्छी करें, उसके बाद अप्लाई करें वीज़ा। मैक्सिमम चांस है। बिल्कुल मैक्सिमम चांसेस, उनमें भी यही होता है कि वो प्रोफाइल जो है वो आपकी अच्छी कर लेते हैं, अगर मेरा करके अप्लाई करते हैं, वो उनके केसेस लेते भी नहीं है, ठीक, जो कि जिनकी प्रोफाइल अच्छी ना हो। उन्हें पता होता है इनकी प्रोफाइल अच्छी है, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा लेंगे। फिर वही कहते हैं कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आफ्टर वीज़ा पैसे लेंगे और इतने पैसे लेंगे। तो देखें आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं 30-30 लाख की वीज़ा खरीदने की। और अगर आपको प्रोफाइल अच्छी करनी है तो फिर कंसल्टेंसी लें, वो तो फ्री होती है कि फिर मैंने प्रोफाइल अच्छी करनी, मुझे बताएंगे किस तरह प्रोफाइल अच्छी की जा सकती है। तो फिर अब जस्ट कंसल्टेंसी ले, अपनी प्रोफाइल अच्छी करो, एक तो कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस नहीं, कंसल्टेंसी नहीं है, पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, कोई आपसे फोन पे भी कंसल्टेंसी ले सकता है। बिल्कुल आप ले सकते हैं, हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं और अपनी प्रोफाइल अच्छी करके फिर प्रोसेस करवाएं। ये लॉजिक नहीं बनती कि आप 30-40 लाख रुपए, 20-30 लाख रुपए एक वीज़े के लिए दे रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इसके डन बेस वाला सिनेरियो नहीं है, ये तो जस्ट एक गैम्बलिंग है जिसका नाम उन्होंने डन बेस सिनेरियो रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जो जिन बंदों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंटली बैन हो गए वीज़ा लगवाने से, या उनको दोबारा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं वो क्या करें। देखें रिजेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिजेक्शन होगी, कुछ रिजेक्शन होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब उसमें टाइम लगता है आपको उनको सेटल डाउन करने में, और कुछ रिजेक्शन होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, ठीक है। आप वो फौरी हम जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिस डेट पे रिजेक्शन हुई थी आप फौरी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये रिजेक्शन मींस कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग था तो इस वजह से रिजेक्शन? हाँ, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, या फिर हो सकता है कि एम्बेसी कह रही आप मुझे और ज़्यादा एविडेंस दें इस चीज़ के, तो फिर हम वो एविडेंस और दे देते हैं। क्या इससे हमारी हिस्ट्री इफेक्ट होती है कि यार इसका पहली दफ़ा रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्टेड? नहीं, रिजेक्शन तो आती रहती है, लेकिन हर बंदा 5-6 कंट्री में, जैसे कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अप्लाई करे, हर बंदा अप्लाई करे, फौरी वीज़े लग जाए। नहीं, रिजेक्शन आती हैं, कितने लोगों को रिजेक्शन आती है, लेकिन वो दोबारा अप्लाई करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, तो एक टाइम सक्सेस आ जाती है जब आपकी प्रोफाइल अच्छी रहती है। अच्छे कंसल्टेंट्स रखेंगे तो वो फ़ौरन आपको मतलब फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में आपका वीज़ा देगा।
और अगर एजेंट्स के पास जाएंगे तो फिर वो आपके पैसे बार बार वेस्ट होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो मीन्स कि ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल ये प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल बिल्कुल प्रोसीजर का हिस्सा है, तो बिल्कुल इससे कोई बिल्कुल। आपकी हिस्ट्री या कुछ हाँ, इफेक्ट इससे नहीं होता। घबराने की बात नहीं होती। देखिए इसमें आप अगर एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अप्लाई करें, आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसको पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, तो वो आपको ज़ाहिर सी बात है वेरिफिकेशन करेंगे, रिजेक्शन भी देंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स को रेस करते हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन आई, तो आप बस उनको फुलफिल वो करें और सेटिस्फाई करें दोबारा और फिर हम अप्लाई करेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं होता। चल रिजेक्शन आती रहती हैं, ठीक हो गया। ये कोई बड़ी मैटर नहीं होता घबराने ओके, का। तो इसका मतलब कि नॉर्मल है। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, इसमें कोई मसला नहीं है, आ जाती हैं। तो ये जो है ना हमारे क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन जो तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के थे। कुछ क्लाइंट पूछ लिया करते थे, कुछ क्लाइंट दिल में रखा करते थे, हेजिटेट करते थे पूछने में। तो आई होप कि आपको जो है ना ये इन सारे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला होगा। बाकी हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टली जो है वो सीनियर का नंबर है ये, और वो आपको रियल टाइम में जो है ना आंसर भी कर दिया करेंगे। थैंक यू।